नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया युवा खेलों का समापन आज पंचकुला में हुआ। हरियाणा ने 52 स्वर्ण सहित कुल 137 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। गुरु नायडू सेनापति IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बने। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कल विशाखापत्तनम में। और इंग्लैंड के जो रूट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 3000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया युवा खेलों की, जिसका समापन आज पंचकुला में हो गया है। इन खेलों के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभरते युवा खिलाड़ियों को खेलों के लिए एक मंच देने के विजन का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि इन खेलों में 12 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बने। खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए बधाई दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स टाइम एंड अगेन हैज शोन दैट the vision of Honorable Prime Minister to give this platform to our young, talented and budding athletes to come and play, participate, perform and show their talent to the world. And this clearly showcased when in this edition of Khelo India Youth Games, there are 12 new national records. My heartfelt congratulations to all the new record holders. 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि खेलों से हमें मेहनत के साथ ही टीम भावना और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आदत लगती है। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलना जरूरी है। हार और जीत इसका हिस्सा है। खेलों से हमें मेहनत करने की, टीम भावना की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, इन सब की आदत भी लगती है और अनुशासन, वेदर इट इज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, this all comes naturally to us, and also the leadership qualities. And I'm sure you have learned a lot from various games you have played or during this competition from the other teams as well. इन खेलों में हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते। महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य सहित 125 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक ने 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। मणिपुर 19 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य के साथ चौथा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। और केरल 18 स्वर्ण, 19 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा। 15 स्वर्ण पदक सहित 79 पदकों के साथ दिल्ली को छठा स्थान मिला। तमिलनाडु 14 स्वर्ण के साथ 7वें स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश 12 स्वर्ण लेकर 8वां स्थान और पंजाब ने 11 स्वर्ण के साथ 9वां स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण में कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और मलय, अगर हम देखें तो ये जो चौथा संस्करण था, इसमें देश के जो बडिंग प्लेयर्स थे, और जैसा कि हमारे खेल मंत्री ने भी कहा कि ये एक ऐसा अवसर था और पीएम का जो विजन है कि जो देश के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो यूथ हैं, उनको खेलने का अवसर मिले और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन विश्व पटल पर कर सकें। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रतिभाओं की पहचान कर उनको तराशने का काम जिस प्रकार से होना चाहिए, उसके लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं की बहुत आवश्यकता होती है। और इसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये इस बात का जो सबूत है कि जिस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू किया गया और उसमें ये था कि जो युवा खेल खिलाड़ी हैं पूरे देश के, वो आए और एक प्रतियोगिता की एक
अच्छी प्रतियोगिता की भावना के साथ उसमें हिस्सा लें और फिर प्रतिभाओं की पहचान वहां से की जाए, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सफलता मिली है और इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार की प्रतियोगिता की भावना देखी गई है, हेल्दी कंपटीशन, आप देखें कि एक तरह से रस्साकशी चलती रही हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में कि कौन सबसे अधिक पदक लेकर पहले स्थान पर रहेगा, और आज जब मुक्केबाजी के मुकाबलों के नतीजे आए तो सबसे आगे हरियाणा हो गया, क्योंकि जो 20 पदक थे उसमें उनमें से 10 हरियाणा की झोली में गए। तो एक तरह से हर राज्य इस कोशिश में है कि हम किस प्रकार से दूसरे से आगे निकलें, और महाराष्ट्र ने शुरू से ही बहुत ही तगड़ी चुनौती पेश की थी हरियाणा के लिए, और उसके बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फोटो फिनिश सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने भी ये दिखाया कि कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें उनके खिलाड़ियों ने, जैसे स्विमिंग में, जैसे खो खो में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा 22 स्वर्ण के साथ, और वो स्विमिंग में कर्नाटक ने 19 पदक जीते हैं। तो आप समझिए कि एक तरह से तैराकों का और तैराकी का गढ़ बन के उभरा है कर्नाटक राज्य। ये भी एक नई चीज देखने को मिली है कि हर राज्य में अलग अलग खेलों में विशेषज्ञ जो हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, और इस प्रकार से एक गेम्स का, एक खास गेम का एक सेंटर उभर कर सामने आ रहा है राज्यों में, और फिर वहां भी रस्साकशी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पूरे देश में जो खेल भावना के विकास की, खेल संस्कृति के विकास की, स्पोर्ट्स स्पिरिट के विकास की जो बात प्रधानमंत्री ने सोची थी, जो बात आज मंत्री कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसमें बहुत सफलता मिली है। जी बिल्कुल। तो एक नई इबारत लिखने के लिए देश तैयार है, और यहाँ पर मैंने एक खास बात एक छोटे से राज्य मणिपुर की करनी होगी। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर ने जिस तरीके से इन खेलों में प्रदर्शन किया है, 19 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य के साथ चौथा स्थान, बड़े बड़े राज्यों को मणिपुर ने पीछे छोड़ा है। ये वहां जो एक खेलो इंडिया के साथ साथ जो फिट इंडिया जिसको कहते हैं कि चुस्त इंडिया का एक जो सपना है प्रधानमंत्री का, उसमें आप देखें कि वहां मणिपुर के खिलाड़ी और पूर्वोत्तरी राज्यों के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज आपने देखा मिजोरम ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो छोटे छोटे प्रदेश और पूरी ताकत के साथ खेल रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आपको इस प्रकार के जो नतीजे हैं सामने आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मिजोरम ने आज केरल को 5-1 से मात देकर बॉयज में फुटबॉल का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, और मणिपुर ने तो कमाल का प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से पूरे देश में एक जो खेल भावना का संचार जिस प्रकार से होना चाहिए, खिलाड़ियों को जिस प्रकार से उनकी महत्ता को पहचानने का मौका मिलना चाहिए, जनता जाने कि खेलने वाले भी हमारे देश की प्रगति के पैमाने के रूप में सामने आ रहे हैं, इसमें बहुत सफलता मिली है। बिल्कुल। तो इन खेलों का समापन हुआ है, लेकिन इन खेलों के जरिए जो तमाम बडिंग प्लेयर्स थे देश में, उनको एक सुनहरा मौका मिला है कि आगे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यहां पर 12 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी टूटे हैं, तो अब उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। बात करते हैं भारत्तोलन की। गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारत्तोलक बन गए हैं। 16 वर्षीय गुरु नायडू ने 55 किलोग्राम स्पर्धा में 230 केजी यानी 104 किलोग्राम और 126 किलोग्राम के कुल प्रयास के साथ स्वर्ण हासिल किया है। 2020 एशियाई युवा भारत्तोलन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता गुरु नायडू पोडियम में शीर्ष पर रहे। सऊदी अरब के अली मजीद 229 किलोग्राम के साथ दूसरे, और कजाकिस्तान के येरासिल उमरो 224 किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर है। सौम्या एस दलवी ने प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन अपनी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र की दलवी 2 बार के खेलो इंडिया यूथ स्वर्ण पदक विजेता, उन्होंने कुल 148 किलोग्राम वजन उठाकर 45 किलोग्राम महिला स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अन्य भारतीय खिलाड़ी आर भवानी 132 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 8वें स्थान
स्थान पर रहे। वर्ल्ड इवेंट में भारत का अब 4 पदक हो गया है। प्रतियोगिता के पहले दिन आकांक्षा किशोर व्यावरे और विजय प्रजापति ने अपने अपने मुकाबलों में रजत पदक जीते थे। भारत ने पिछले साल सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में हिस्सा नहीं लिया था। तो मलय अगर हम देखें तो गुरु नायडू सेनापति ने एक नया इतिहास रच दिया है और IWF युवा विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की जो ये प्रतियोगिता है ये बहुत ही मायने रखती है। जैसा आपने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था कोविड के कारण, और अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो भारत के उदीयमान सितारे हैं उनको जिस प्रकार से खेल आकाश विश्व जगत के आकाश में जगमगाने का मौका मिल रहा है, उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण आप यहां देख रहे हैं। जो आज दालवी को मिला है, सौम्या दालवी को जो कांस्य पदक मिला है, 2 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता वो हैं। और इस प्रकार से आप देखें कि जो नई युवा शक्ति है उनको खेलों में उनको शीर्ष पर पहुंचाने की जो एक मुहिम राष्ट्र में शुरू हुई है, उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज गुरु नायडू सेनापति ने भारतीय भारोत्तोलन में एक नई उम्मीद जगाई है। आशा की एक नई किरण दिख रही है, क्योंकि मेक्सिको में जो उन्होंने ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 230 किलोग्राम का कुल वर्ग उठाकर 55 किलोग्राम वर्ग में, ये बहुत मायने रखता है। और अभी तक अगर आप देखें तो इस प्रतियोगिता में 4 पदक भारत की झोली में आ चुके हैं, जिनमें 2 रजत पदक हैं, 1 स्वर्ण पदक है और 1 कांस्य पदक है। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं के लिए जिस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, तो अभी ये वो खिलाड़ी हैं, वो युवा हैं, ये वो पूत हैं जिनके पांव पालने से ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एक नया इतिहास गुरु नायडू सेनापति ने रचा है। और अब जो उन्होंने जिस तरह का 230 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी ही होगी। आइए सुनते हैं इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। कल तीसरे T20 में विशाखापत्तनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नई दिल्ली और कटक में लगातार मैच हारने के बाद भारत पर सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो का मैच है, क्योंकि इस मुकाबले में अगर हारे तो फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज गंवा देंगे। कई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में ऋषि पंत की टीम कुछ अच्छी बातों के बावजूद जीत हासिल करने में नाकाम रही है। कटक और विशाखापत्तनम T20 के बीच सिर्फ एक दिन के अंतराल के साथ भारत के पास श्रृंखला में वापसी करने के लिए अधिक समय नहीं है। नई दिल्ली में गेंदबाज 212 रनों का बचाव करने में असमर्थ थे, जबकि कटक में भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कल 4 विकेट से मैच गंवाना पड़ा। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने सभी विभागों में शानदार प्रदर्शन किया और इस साल भारत से सभी प्रारूपों में विशेष रूप से सफेद गेंद वाले क्रिकेट में एक भी मैच नहीं हारा है। उनके लिए दोनों मैचों में नए मैच विजेता उभर कर सामने आए हैं। कप्तान टेम्बा बाबूमा शीर्ष क्रम में बेहतर नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने गेंदबाजों जैसे पार्नेल, कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टेजे, केशव महाराज और तबरेज शमसी को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। दक्षिण अफ्रीका आत्मविश्वास के साथ विशाखापत्तनम के मैदान पर उतरेगा, जबकि भारत श्रृंखला में करो या मरो के चरण में प्रवेश करेगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो जिस तरह का प्रदर्शन हमारे रहा है, तो जो कल का मैच है विशाखापत्तनम में सभी की उम्मीदें जो हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उन पर लगी हुई हैं। आप किस तरीके से मलय इस मैच को देखते हैं? देखिए, भारत को अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार करना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार ने जो कल जिस तरह की गेंदबाजी की थी, जो उन्होंने 4 विकेट लिए 4 ओवर में, मेरे ख्याल से बहुत कम रन देकर उन्होंने ये जो 4 विकेट लिए, उनके अलावा कोई भी भारतीय गेंदबाज बहुत हावी नहीं हो पाया दक्षिण अफ्रीका
अफ्रीकाई बल्लेबाजों पर। और अगर आप विशाखापत्तनम की बात करें तो वहां की जो पिच है उस पर अभी 2 2020 मुकाबले अभी तक हुए हैं, दोनों लो स्कोरिंग गेम्स रहे हैं। और वहां अगर आप नहीं चलते हैं तो बहुत दिक्कत होगी अगर आपके गेंदबाज वहां नहीं चलते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि कप्तान ऋषभ पंत ये कोशिश करें कि उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों को वहां आजमाया जाए, क्योंकि देखिए 2 मैच लगातार दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत चुकी है, 3 मुकाबले होने बाकी हैं। तो भारत को अगर श्रृंखला जीतनी है तो तीनों के तीनों में जीत हासिल करनी होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो पूरी ताकत, पूरे दम खम के साथ इसमें आगे आए। और जो खिलाड़ी, जो एक दक्षिण अफ्रीका की पुरानी कमजोरी थी कि उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाता था, और वो कमजोरी उन्होंने एक तरह से दूर कर ली है। और वो भी बात अब नहीं है कि क्विंटन डिकॉक पर पूरी तरह से और 1-2 खिलाड़ियों पर पूरी तरह से टीम निर्भर है कि अगर वो अच्छा खेलेंगे तभी दक्षिण अफ्रीका अच्छा कर पाएगी। और लगातार आपने देखा है कि पिछले 14 में से 13 2020 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। 7 मुकाबले जिन चेज किया उन्होंने 7 में विजय हासिल किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर नियंत्रण रखना, उनको अपने नियंत्रण में रखना, क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो चहल भी कुछ खास नहीं कर पाए, कोई भी गेंदबाज कुछ खास कर नहीं पाया सिवाय भुवनेश्वर कुमार के। तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की टीम कोशिश करेगी। और एक और बात जो मुझे लग रही है कि ऋषभ पंत, जिनसे बहुत उम्मीद होती है कि तेज गति से रन बनाएंगे और बनाए भी हैं। अगर आप देखें तो पिछले फरवरी महीने के बाद जब वेस्ट इंडीज और भारत का मुकाबला हुआ था, तब से लेकर अब तक एक भी अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं निकला है। ऊपर से कप्तानी का एक बोझ भी है उनके ऊपर और उन्हें सिद्ध करना है। 2 मैच उनकी कप्तानी में लगातार भारत की टीम हार चुकी है। और उन कप्तानी के लिए जो उम्मीदवारों की श्रृंखला है उसमें आगे रोहित हैं, राहुल हैं और अब तो हार्दिक पांड्या का भी नाम आ रहा है। तो ऋषभ पंत के लिए बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से वो आगे बढ़कर भारत को न सिर्फ विजय दिलाते हैं बल्कि एक अच्छे कप्तान के रूप में अपने आप को साबित करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो मैच है ये बहुत ही अहम होने वाला है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नॉटिंघम में चल रहे इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट खोकर 66 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 553 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड ने 539 रन बनाए। इस बीच इंग्लैंड की पारी के आकर्षण रहे जो रूट, जिन्होंने 211 गेंद में 176 रन की शानदार पारी खेली और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 3000 से अधिक रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो एक बड़ा रिकॉर्ड, और अगर हम देखें तो 539 रन के में बहुत बड़ा योगदान जो रूट का रहा और नया इतिहास रचा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो रूट जिस प्रकार से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे बल्लेबाज बहुत कम हुए हैं। जैसा आपने कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में वो उभरे हैं। और क्या शानदार 27वां शतक, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके चेहरे पे कहीं कोई शिकन भी दिखाई नहीं देती। और 31 वर्ष की उम्र में इस प्रकार से खेला है उन्होंने, तो बहुत उनके जो जितना रन उन्होंने बटोरा है अभी तक, अगर उसमें आप देखें तो वो बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन है। और जो 10,000 रन जिस तेज गति से स्टीव स्मिथ ने बनाए थे, तो उनके बराबर अब जो रूट भी सामने आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां जो सेंचुरीज हैं उन्होंने स्टीव स्मिथ की बराबरी कर ली है। और इस प्रकार से जो उनके साथी हैं, जो दुनिया के खेल समीक्षक हैं, सब प्रशंसा की बौछार कर रहे हैं उनके ऊपर। और बहुत सही भी है, क्योंकि जो अभी वो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, वो देखने में आह्लादित हो जाता है क्रिकेट प्रेमी। उससे बढ़िया खेल का प्रदर्शन शायद ही कहीं देखने को मिले। बिल्कुल, तो इसके साथ ही आपको यह बता दें कि रूस के डेनियल मेदवेदेव लिबेमा ओपन एटीपी
250 टूर्नामेंट फाइनल में हार गए हैं। मेदवेदेव को डच वाइल्ड कार्ड टिम वैन रिजथोवेन ने 6-4, 6-1 से हराकर पहली बार एटीपी टूर का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय स्टूडियो में आने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।